दोस्तों, अगर इंसान अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता है तो उसे सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले कास्टिंग डायरेक्टर रमन ने अपने काम को ईमानदारी की छदम खाल उड़ाकर उसे अपनी हवस बुझाने का जरिया बना लिया था। यार संदीप, पूरा एक वीक निकल गया लेकिन अभी तक हम वर्मा सर की हॉरर फिल्म की हीरोइन ढूंढ नहीं पाए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो ये काम हमारे हाथ से जाते देर नहीं लगेगी। बॉस, ये पिछले प्रोफाइल देख लो, एक से बढ़कर एक लड़कियां हैं। तू भी ना मूर्खों वाली बात करता है। अबे राकेश छाबड़ा, सोगी जी, ये सब ऐसे ही बड़े कास्टिंग डायरेक्टर नहीं बन गए हैं, मेहनत की है उन्होंने। तो आई थिंक सर हमें ओपन ऑडिशन रख लेना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि किसी न किसी नए चेहरे में हमारी हीरोइन जरूर मिल जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो। ऐसा करो, तुम जल्दी से सोशल मीडिया पर ऑडिशन की सारी डिटेल्स अपलोड कर दो, मगर एड्रेस यहाँ का नहीं, मड आइलैंड के ऑफिस का रखना। वो जगह लकी है मेरे लिए। मेरे करियर की शुरुआत उसी ऑफिस से हुई थी। तू जल्दी से ये सब निपटा ले, हमें वहां के लिए अभी निकलना होगा। ओके बॉस। रमन और संदीप मड आइलैंड वाले ऑफिस पहुंचकर ऑडिशन का सेटअप करने में जुट गए। काम खत्म करते हुए उन्हें रात हो गई और रात होते ही दोनों गुरु और चेला शराब की बोतल में उतर गए। रमन सर, मेरी मम्मी कहती है कि आपने मुझे पीना सिखाकर मुझे बिगाड़ दिया है। तो ठीक है, आज के बाद तू दूध ही पीना। ये इतनी रात में कौन आया है? जा देख तो। जी कहिए। सर, मैंने वो ड्रेस बुक पर ऑडिशन का मैसेज देखा था 12 बजे का, उसी के लिए ही आई हूँ। अरे बाबा, ऑडिशन का टाइम रात 12 बजे का नहीं, दिन के 12 बजे का है। आप दिन में आइए 12 बजे। देखिए सर, अगर आप मेरा भी ऑडिशन ले लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं बहुत दूर से आई हूँ। कितनी दूर से? जहन्नुम से आई है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। पर सर प्लीज ऑडिशन अभी ले लीजिए ना। संदीप, ये इतनी रिक्वेस्ट कर रही है तो ले लेते हैं ऑडिशन। तो चल, कैमरा और लाइट्स ऑन कर। सर अभी कैसे पॉसिबल है ना पॉसिबल? संदीप जी, अगर चाहे तो सब कुछ पॉसिबल है। आप वैसे भी सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? बस ऐसे ही जानती हूँ। अभी आपने कहा था ना, क्या जहन्नुम से आई हो? तो जहन्नुम से आने वाले तो सब जानते हैं, नाम, जन्म। यूं पहेलियां बुझाने की बजाय तुम सीधे सीधे बताओ कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला, वरना निकलो यहाँ से। अबे सुन लिया होगा मुझसे ही तेरा नाम, बेकार में क्यों इशू बना रहा है? आर्टिस्ट की थोड़ी रिस्पेक्ट करना सीख। चल अब ऑडिशन की तैयारी कर। बुराई जब रगों में खून बनकर दौड़ने लगती है तो इंसान हैवान बन जाता है। ऐसा ही हाल रमन का था। आधी रात में कम कपड़े पहने हुए एक लड़की ऑडिशन देने क्या आई, वासना उसकी आंखों से टपकने लगी। रमन संगीता का फायदा उठाने का मन बना चुका था, लेकिन उसे क्या पता था कि यह ऑडिशन उसकी जिंदगी का आखिरी ऑडिशन होने जा रहा है। देखो, अब तुम्हें मेरे 3 तक गिनती करते हुए इस कैमरा की ओर पूरे गुस्से से देखना है, ऐसे जैसे कोई चुड़ैल अपने शिकार को देखती है। So 1, 2, 3 and action। अब तू जिंदा नहीं बचेगा। हर बुराई इंसान के सामने लौट कर आती है। अरे वाह, बिना डायलॉग मिले
इतना रियलिस्टिक डायलॉग भी बोल दिया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। इसे ही रियलिस्टिक एक्टिंग कहते हैं, बड़ी बड़ी हीरोइनें नहीं कर पाती। माइंड ब्लोइंग। संदीप, कल ऑडिशन कैंसिल कर दे, अब और ऑडिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और हाँ, डायरेक्टर वर्मा को भी कॉल करके बोल दे कि उनकी हीरोइन मिल गई है। क्या नाम है तुम्हारा? जी, संगीता। संगीता, 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 संगीता। सर, कहाँ खो गए? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारा नाम सुनकर कुछ याद आ गया था। संदीप, तू क्या बोलता है, कैसा लगा? अच्छा ऑडिशन था सर। मेरे खराब बिहेवियर के लिए वेरी सॉरी संगीता जी। इट्स ओके। अब ये सॉरी वॉरी हो गया हो तो अब ऑडिशन भी चेक कर ले। बॉस, बैटरी डाउन हो गई है। इट्स ओके, बैटरी चेंज कर ले। सॉरी सर, मैं जल्दबाजी में बैटरी का दूसरा सेट लाना ही भूल गया। सर प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा, मैं अभी लोखंड वाला ऑफिस जाकर ले आता हूँ। 1.5-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा सर। उसके बाद ऑडिशन चेक करके इन्हें भेज देंगे। तेरा हमेशा का यही नाटक है। होने वाली सुपरस्टार का एक एक पल कीमती होता है, समझा तू? जा जल्दी लेकर आ। हमें लगता है कि जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया, अब लौट कर नहीं आएगा, मगर ऐसा नहीं होता। वक्त वो खेती होती है जहां हर बीते वक्त में हम अपने हाथों से अपने कर्म बोते हैं और एक समय के बाद अपने कर्मों की फसल हमें खुद ही काटनी होती है। आज रमन के कर्मों की फसल कटने का समय आ गया था। एक्चुअली मूवी में तुम्हारा कैरेक्टर बहुत ही बोल्ड और स्ट्रांग है। इस हॉरर मूवी में हीरोइन अपनी मौत का बदला लेती है। थोड़ा एक्सपोज भी करना पड़ेगा। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आजकल तो ये सब कॉमन है। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो? चिंता मत करो रमन, मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तैयार हूँ। बस एक बार कह दो कि पिछली बार की तरह इस बार मेरा यूज करने के बाद तुम मुझे मारोगे नहीं। कौन हो तुम? बताया ना, मेरा नाम संगीता है। वही संगीता जिसे तुमने इसी बंगले में जिंदा दफन कर दिया था। ये कैसा मजाक है? कैरेक्टर से बाहर आओ संगीता। बहुत सालों से, कब से निभा रही हूँ मैं इस कैरेक्टर को सर। ऐसे कैसे बाहर आ जाऊं? यही तो मेरा असली कैरेक्टर है। अरे अरे अरे, तुम्हारे चेहरे को क्या हो रहा है? अरे वैसे ही होता जा रहा है जैसे तूने किया था। यहीं इसी जगह तूने मुझे जिंदा गाड़ा था ना। अब मैं तुझे यहाँ गाड़ दूंगी। यहाँ अकेले रहते रहते मैं बोर हो गई हूँ रमन। तू होगा तो मजा आएगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम तो मर चुकी हो। फिर तुम यहाँ कैसे आ गई? जब बदले का गुस्सा आसमान को चीर देता है ना रमन, तो मरे हुए लौट आते हैं। नहीं संगीता, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। तेरे जैसे लोगों के हाथों मरकर जो लड़कियां चुड़ैल बन जाती हैं, उनके पास माफी नहीं, मौत होती है। मौत। आज का मेरा ये ऑडिशन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी ऑडिशन था रमन। अब तू ऑडिशन लेने के बहाने किसी भी लड़की का शोषण नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों,
बुरे कर्मों की जो फसल हम बोते हैं उसे इसी जन्म में हमें काटना पड़ता है। संदीप इस बुरे कर्म से दूर था, इसलिए बच गया। लेकिन आप लोग भूल से भी किसी लड़की का ना तो शोषण करना और न ही करते हुए देखना, वरना संगीता आज भी यही है, हम सबके बीच। आज की कहानी में एक खास बात छुपी है, आप सभी इसे ध्यान से सुनना। यह जीवन कर्म से चलता है और हम इंसानों को अपने सभी कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। अच्छा किया तो अच्छा फल मिलेगा, अगर मानवता को शर्मसार कर देने वाला बुरा कर्म किया तो उसका फल वही होगा जो रघु और कालिया को मिलने जा रहा है। तुझे बोला था ना मैंने कालिया, 10 रुपए का चकड़ा और ले ले, पर नहीं, तू सुनता कहाँ है मेरी। अरे हो गई ना गलती यार, 2 घूंट बचे हैं, खत्म कर जल्दी से, घर भी जाना है। अरे पर जाएंगे कैसे, कोई बस आएगी तो जाएंगे ना। ये ले, ये तो खत्म हो गई। क्या सुर में आवाज आई है। आ जाओ भाई, आ जाओ, आखिरी बस है। ओ मामा आगे बढ़ा, हमें सांता क्रूज नहीं धारावी जाना है, चल फुट। अरे क्या चल फुट बोलते हो बाबा, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, मैंने आज ही धारावी में खोली ली है रहमान भाई के यहाँ, और ये मेरी राम प्यारी बस भी आज रात मेरे साथ धारावी में ही रहेगी, आ जाओ। अरे इतना क्या सोचते हो, अच्छा वक्त है तुम दोनों का, आओ बैठो। लगता है आज भगवान ने हमारी किस्मत बड़ी जोरदार लिखी है, फुल इज्जत निकल रही है दिल से। चल कालिया आजा। ठीक है चल, जब कंडक्टर राजी तो क्या करेगा रघु और कालिया पाजी। रात के 1 बजे अपने इलाके की बस मिल जाना रघु और कालिया को किस्मत की बात लग रही थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो बस और कंडक्टर उनके लिए न्याय का वो दंड लेकर आए हैं जो कभी भी उन पर कहर बनकर टूट पड़ेगा। दंड भी विचित्र और दंड देने वाले भी सोच से परे। अबे ऐसा क्या देख रहा है, टिकट फाड़ना चाहता है हमारी? अगर खुद को फटे हाल देखना चाहता है तो कोशिश करके देख ले। तुम्हारी तो परमानेंट टिकट कट चुकी है, अब तुम्हें किसी टिकट की जरूरत नहीं। अरे मेरा मतलब है कि हम सब तो अब एक ही इलाके के हैं, तो अब तो तुम दोनों स्टाफ के हो है ना, और स्टाफ का टिकट कहाँ कोई काटता है। अच्छा, जो तूने पूरी बात जल्दी समझा दी, वरना ये रामपुरी घुसता तेरे पेट में, निकलता सीना फाड़ के। ठीक वैसे ही ना जैसे आज से 10 साल पहले तुमने एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसे मारा था, जब ये बस एक्सेल टूटने की वजह से आर्य कॉलोनी में खड़ी थी। जिस्म की भूख तो मिट गई यार, अब इस जूठे बर्तन का क्या करें यार। जिंदा छोड़ दिया तो ये पुलिस को सब बक देगी, मार देते हैं, यही सही रहेगा, मार डाल। उस वक्त मैं भी इसी बस में था, मैंने सब देखा था, लेकिन कुछ भी कहने से डर गया था। ऊपर से उस लड़की का खून, मैंने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन क्या? ये बात सीने में दबा देने से मैं बेचैन हो गया। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मेरा जीना मुश्किल हो रहा था, और दिन कुछ न कर पाने की गिल्ट के चलते मैंने इस बस में आत्महत्या कर ली। बस उसी दिन से मैं, ये बस और वो लड़की तुम्हारा इसी बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे थे जहां से तुमने उसे उठाया था। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज वो इंतजार खत्म हुआ। अबे ओ राम गोपाल वर्मा,
ये क्या तू यहाँ हॉरर फिल्म बना रहा है? बोल तो ऐसा रहा है जैसे भूत हो तुम दोनों। कोई शक? देखो देखो भूत काका, हमें छोड़ दो, हमको मत मारो, हमसे गलती हो गई। आगे से ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। भविष्य में तुम क्या गलती करोगे, ये सजा उसकी नहीं है, ये सजा उस कर्म का फल है जो तुम कर चुके हो। रघु और कालिया को तो उनके किए की सजा मिल गई, लेकिन ऐसी ही कोई गलती करने के लिए अगर आपका दिल भी मचल रहा है तो आर्य कॉलोनी तो सांता क्रूज बस में आपका भी स्वागत है। हाय ब्यूटीफुल। अरे बबलू, तुम आओ अंदर आओ। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को मेरी तरफ से प्यार भरा हैप्पी 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 बर्थडे। थैंक यू। वैसे आज तुम कुछ अलग ही मूड में लग रहे हो। अब क्या बताऊं, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ पता नहीं मुझे कुछ हो जाता है। मैं एक अलग ही दुनिया में चला जाता हूँ जहाँ मुझे सिर्फ तुम नजर आती हो। वाह क्या बात है। ऐसे डायलॉग तो अब तक सिर्फ फिल्मों में ही देखे और सुने थे, जब हीरो हीरोइन से अपने प्यार का इजहार करता है। पर्सनल जिंदगी में पहली बार सुन रही हूँ। बाय द वे, तुम फिल्मों में एक्टिंग करने का प्लान कर रहे हो क्या, या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? सही पकड़ा तुमने। आज से पहले मैं तुम्हें कभी अपने दिल का हाल कह नहीं पाया। आज मौका मिल ही गया है तो हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ओह गॉड, मैं तो बस ऐसे ही बोल पड़ी। और तुम बबलू, देखो तुम मुझसे प्यार करते हो, ये जानकर मैं जितनी सरप्राइज हूँ उतनी ही खुश भी। मैं तुम्हारे प्यार की इज्जत करती हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। इत्तेफाक से कल विजय ने भी मुझे प्रपोज किया था और तब मैं बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि सच कहूँ तो मुझे तुम और विजय दोनों अच्छे लगते थे। लेकिन तुम्हारे आने से ठीक पहले मैंने विजय से ही शादी करने का मन बना लिया है और अब मैं उसी से शादी करूंगी। आई थिंक आई लव हिम। कौन विजय? वो मूर्तिकर? हाँ वही। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अरे मैं भी ना, मुझे किसी से मिलना था, भूल ही गया। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, मुझे अभी वॉल स्ट्रीट जाना होगा। बाय। चलो भाई, मूर्ति भी बनकर तैयार हो गई। थोड़ी देर सूखने देता हूँ, फिर नेहा को जाकर उसका बर्थडे सरप्राइज देता हूँ। इसे देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी क्योंकि वो भगवान शिव की सवारी नंदी जी को बहुत पसंद करती है। अरे बबलू, तुम, लगता है मौसम खराब होने वाला है, तुम अंदर आ जाओ। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना तुम्हें? कुछ देर पहले आते तो शायद डिस्टर्ब हो जाता, लेकिन अब काम से फ्री हो चुका हूँ। तुम बताओ, इतनी रात को कैसे आना हुआ? कुछ नहीं यार, बस यहीं पास से गुजर रहा था तो अचानक ध्यान आया कि तुम्हारा घर आसपास ही है, तो सोचा तुमसे मिलता चलूं, तो आ गया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कैसी बात कर रहे हो यार, भला मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? लेकिन मुझे है, मुझे प्रॉब्लम है। क्या किया तुमने? क्यों? क्योंकि मैं भी नेहा से प्यार करता हूँ और तुमसे ज्यादा करता हूँ। देख लो,
तुम्हें मारने में जरा भी घबराया नहीं। मारे जाने के बाद नेहा मेरी होगी, सिर्फ मेरी होगी नेहा। नेहा, नेहा विजय के घर में आग लग गई और विजय, क्या हुआ विजय को? ही इज डेड। वो आग में जल गया नेहा, वो आग में जल गया। ये कैसा घर है? एक भी पैसा नहीं मिला। यहाँ लगता है घर का मालिक बहुत कंजूस है। मूर्तियों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। खैर कोई नहीं, इन मूर्तियों को ही बेचकर पैसा बना लूंगा। ये वाली मूर्ति तो बहुत खूबसूरत है और सबसे अलग भी। भूत 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 भूत। भागने की तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार है, तुम कहीं नहीं भाग सकते। मुझे छोड़ दो जी। ओ जी, जी, जी गलती हो गई जी मुझसे। आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी नहीं। अगर तुझे जिंदा रहना है तो मेरा एक काम कर दे। ये क्या? मैं तो आपके 100 काम कर दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। तो फिर इस मूर्ति को ले जाकर बिजनेसमैन बबलू को दे दो। अगर नहीं दोगे तो मारे जाओगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर दे देता हूँ। जी कहिए। जी मुझे बबलू जी से मिलना है। मैं ही हूँ बबलू, कहिए। बहुत अच्छे सर। सर हमारी कंपनी की तरफ से फोन नंबर के जरिए लकी ड्रॉ करवाया गया था जिसमें आपका नाम आया है, इसलिए आपको बिल्कुल फ्री गिफ्ट दिया जा रहा है। ये रहा। ओह थैंक यू। वाओ, कितनी खूबसूरत मूर्ति है। ऐसी मूर्ति तो उसे भी बहुत पसंद है। हेलो नेहा, तुम अभी इसी वक्त मेरे घर आ सकती हो क्या? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। नेहा देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या मंगाया है। तुम्हारी सबसे पसंदीदा मूर्ति नंदी जी। तुम्हें पता है, इसे मैंने खास तुम्हारे लिए ही बनवाया है। वाओ, सो नाइस, सो ब्यूटीफुल। मुझे पता था नेहा, नंदी जी की मूर्ति देखकर तुम्हारे चेहरे में स्माइल जरूर आएगी। इस स्माइल को देखने के लिए मैं न जाने कब से तरस रहा था। नेहा, जाने वाला तो चला गया, अब उसका सोच सोचकर इस जिंदगी को सैड बनाना क्या सही है? बबलू, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं विजय से प्यार करती हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ उसके सिवाय किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। जिंदगी बहुत बड़ी है नेहा, इसे यूं बर्बाद मत करो। आखिर तुम कब तक यूं ही गम के साए में अकेली तड़पती रहोगी? मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। अगर तुम्हें सही लगे तो मैं तुम्हारा दुख अपने साथ शेयर करना चाहता हूँ। बबलू, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे बहुत खुश रखोगे, लेकिन सॉरी बबलू, मैं विजय की जगह किसी और को नहीं दे सकती। और प्लीज आज के बाद हम इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करेंगे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ। जो चीज मुझे प्यार और प्रार्थना से नहीं मिलती नेहा, उसे मैं साम दाम दंड भेद से हासिल कर लेता हूँ। कुछ ही देर में तुम मेरी बाहों में होगी। ये लो, कोल्ड ड्रिंक पियो। इसे पीने से तुम्हारा दिमाग थोड़ा ठंडा और ताजा हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक मत पीना नेहा। कौन है?
कौन है? सामने आओ। नेहा, इस बबलू ने तुम्हारे ग्लास में बेहोशी की दवा मिलाई है। झूठ है नेहा, मैंने कुछ नहीं मिलाया है। कौन है? सामने आओ, आओ सामने। तुम? क्या बात है, तुम्हारी याददाश्त शक्ति तो बहुत तेज है। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल ही गए होगे। विजय, तुम कहाँ चले गए थे विजय? अपनी नेहा को छोड़कर कहाँ चले गए थे? हाँ? यूं दूर जाने के लिए मुझे माफ कर दो नेहा। तुम्हारे जन्मदिन के तोहफे के लिए मैंने तुम्हारे लिए नंदी जी की यही मूर्ति बनाई थी, लेकिन तुमसे मिलने से पहले ही इस कपटी, धूर्त, धोखेबाज, दोस्त कहलाने वाले नीच इंसान ने मुझे मारकर मेरे घर में आग लगा दी। नेहा, इंसान नहीं, भूत है। इसकी बातों में मत आना, ये झूठ बोल रहा है। नहीं, मेरा विजय झूठा नहीं है। झूठे तुम हो, धोखेबाज हो तुम, हत्यारे हो। हाँ, मैं हत्यारा हूँ, और हत्यारा मैं तेरी वजह से ही बना हूँ, समझी? मैंने तुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है नेहा, लेकिन तुमने मुझे छोड़कर 2 टके के मूर्तिकार को चुन लिया। तुमने मुझे न ठुकराया होता, मुझसे शादी कर ली होती, तो विजय को मरना नहीं पड़ता, समझी तू? तुमने बनाया है मुझे हत्यारा। विजय, बचाओ मुझे, बचाओ विजय। खबरदार आगे बढ़े तो मैं इसे भी मार दूंगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। तू एक आत्मा को धमका रहा है। हंस क्या रहा है? चले जा यहाँ से, तो मैं सच में इसे मार दूंगा। उस दिन तो तूने मुझे धोखे से मार दिया था कमीने, लेकिन आज तू किसी को नहीं मार पाएगा। नेहा, मैं जाना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे जाना ही होगा। लेकिन जाने से पहले तुम्हें बस यही कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नेहा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विजय। I love you too। तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी विजय। अगर उसके लिए मुझे मरना भी पड़ेगा तो मैं मरूंगी, और मरने के बाद हम दोनों अपनी दुनिया में खुशी खुशी साथ रहेंगे। नहीं नेहा, आत्महत्या करना पाप होता है। तुम ये पाप मत करो। वादा करो, तुम जियोगी, मेरी खातिर जियोगी। वादा करो नेहा। अगर तुम यही चाहते हो विजय तो ठीक है, मैं जीऊंगी। खुश रहना। तुम भी। चलता हूँ। विजय। कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े गुनाहों को नज़रअंदाज किया जाता है। अगर वो गुनाह किसी गरीब के साथ हो जाए तो उसकी ज़रा भी दखल नहीं ली जाती, क्योंकि बड़े शहरों में छोटे और गरीब लोगों की कीमत रास्ते के किसी धूल से ज़्यादा नहीं होती। ऐसे ही एक गुनाह के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। रात के समय एक वकील अपना सारा काम ख़त्म करके अपने घर की ओर चलता हुआ जा रहा था। बीच में ही एक आध गाड़ी उसके पास से बड़ी तेज़ी से गुजर जाती थी, इसलिए वो फुटपाथ पर से चल रहा था। चलते चलते अचानक उसकी नज़र फुटपाथ पर पड़े सूखे हुए लाल रंग के धब्बों पर गिरी और वो डर गया। अरे बाप रे, ये तो खून लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये खून नहीं हो सकता। लगता है किसी ने पान खाकर थूका है। कैसे कैसे लोग रहते हैं इस शहर में। इन्हें दीवार कम पड़ी कि अब फुटपाथ पर भी थूकने लगे। फुटपाथ की वो हालत देखकर वकील को बहुत बुरा लगा और वो फिर से अपने घर की ओर चलने लगा। कुछ कदम चलते ही वो अचानक रुक गया। उसका शरीर किसी लाठी की तरह अकड़ गया। धीरे धीरे उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। किसी ने पान खाकर नहीं थूका,
वो खून ही है। इंसाफ होगा, मैं करूंगा इंसाफ। अगले दिन सुबह के वक्त मदन और पवन चलते हुए अपने कॉलेज जा रहे थे। चलते चलते वो भी उसी फुटपाथ पर आकर रुक गए जहां वो लाल धब्बे थे। पर अब वो धब्बे थोड़े से मिटने लगे थे। लोगों के पैरों के नीचे घिस घिस कर वो लगभग ना के बराबर हो गए थे। मैंने तुझसे कहा था कि इस रास्ते से नहीं आते। पागल मत बनो, रात की बात को भूलना इतना भी आसान नहीं है। जो हमने देखा और किया है उसके बाद तो मेरी जिंदगी जैसे खराब हो गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। जो हमें करना था वो हमने रात को ही कर दिया है और उसका नतीजा तो तुम देख ही रहे हो। हम अभी तक सुरक्षित हैं। अगर किसी को पता चल गया तो तब हमारा क्या होगा? किसी को पता तब चलेगा जब हम दोनों में से कोई उन्हें वो बात बताए। मैं तो किसी को नहीं बताने वाला, पर मुझे तुझ पर बहुत शक हो रहा है। साले तेरे पेट में कोई बात नहीं रहती। मैं भी किसी से कुछ नहीं कहूंगा। ऐसी बात करने की मेरी हिम्मत भी नहीं होगी। अच्छा है, देख हमने जो किया उससे किसी को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। शहर में ये आम बात है, इसलिए अब इस बात को यही भूल जा। हाँ, शायद यही हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब चल, कॉलेज के लिए देर हो रही है। दोनों फिर से कॉलेज की तरफ जाने लगे। वो दोनों जा ही रहे थे, तभी अचानक उनके सामने एक पुलिस की गाड़ी आकर रुक गई। वो दोनों बहुत डर गए। पवन के तो डर के मारे पैर भी कांपने लगे। गाड़ी के अंदर से 2 पुलिस वाले उतरे और उनके पास आए। क्या तुम दोनों ही पवन और मदन हो? पवन की डर के मारे आवाज ही नहीं निकल रही थी, इसलिए मदन ने उनसे बात की। जी हाँ, मैं मदन हूँ और ये है पवन। क्या बात है सर? क्या हुआ? तुम दोनों को हमारे साथ थाने चलना होगा। पर बात क्या है सर? हमने क्या किया? वो सब थाने जाकर पता चलेगा। चलो हमारे साथ। पुलिस वाले मदन और पवन को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर थाने ले गए। जब वो थाने पहुंचे तब वहां वो वकील बैठा हुआ था। पुलिस वाले ने उन दोनों को वकील के सामने बिठाया। क्या बात है सर, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए? मैं बताता हूँ। पुलिस को 5 लाशें मिली है। 5? हाँ, क्या हुआ? तुम्हें इन लाशों के बारे में कुछ पता है क्या? नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो मुझे ये बताओ कि कल रात तुम दोनों कहाँ थे? मदन और पवन ऐसे चुप हो गए जैसे वकील की बात उनके कानों तक पहुंची ही ना। देखो, चुप रहने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। इन्हें तुम दोनों पर शक है, क्योंकि जहाँ से लाशें मिली हैं वहाँ से एक आदमी ने तुम्हें कल रात गुजरते हुए देखा था। किसने? वो मैं नहीं बता सकता। देखो, मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, इसलिए सब सच सच बताओ। मैं आपको सब सच सच बताता हूँ सर। नहीं, मैं बताता हूँ। तुम तकलीफ मत लो और रोना बंद करो। मदन कल रात की पूरी कहानी पुलिस और वकील को बताने लगा। कल शाम कॉलेज से घर आने के बाद हमने बाहर खाने का तय किया, क्योंकि कल इस पवन का बर्थडे था। तो हमने सोचा कि बाहर सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए हम गए और खाना खाकर वापस घर आ गए। फिर पूरी रात हम घर में सो रहे थे। सच बोल रहे हो? हाँ सर। खुद की गाड़ी लेकर गए थे? नहीं सर, टैक्सी से गए थे और आते वक्त टैक्सी अपने पुल के पास खराब हो गई थी, इसलिए हम नीचे उतरे थे। तभी हमें किसी ने वहाँ शायद देख लिया होगा, पर टैक्सी ठीक होते ही 10-15 मिनट में हम वहाँ से चले गए थे। थोड़ी देर के लिए कोई कुछ नहीं बोला। वो सन्नाटा मदन और पवन को बहुत तकलीफ दे रहा था। ठीक है, कल कोर्ट में सुनवाई है, इन्हें वक्त पर ले आना। यस सर। वकील थाने के बाहर आया और अचानक उसके पैर रुक गए। इंसाफ, इंसाफ। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। वकील, पुलिस वाला, मदन और पवन वहां मौजूद थे। जज साहब, ये दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और पुलिस को इन दोनों पर शक है कि इन्होंने 5 खून किए हैं। मैं इनका वकील हूँ, पर फिर भी मैं पुलिस और इस अदालत को बताना चाहूँगा कि मुझे इन दोनों पर शक नहीं, बल्कि पूरा यकीन है कि वो 5 खून इन दोनों ने ही किए हैं। वकील की ये बात सुनकर दोनों डर गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वकील उन दोनों के पास गया। मुझे पता है कि उस रात तुम दोनों अपनी गाड़ी लेकर आए थे।
और वो सारे कत्ल तुमने ही किए हैं। अब तुम सच बताते हो या मैं बताऊं? मैं बताता हूं। पवन नहीं, चुप कर, मैं अपने गिल्ट में नहीं जी सकता। मदन को चुप करके पवन ने सारी हकीकत बताना शुरू किया। उस दिन मेरा बर्थडे था, इसलिए हम बाहर पार्टी करने गए थे और हम किसी की टैक्सी में नहीं, मेरी गाड़ी में गए थे। गाड़ी मदन चला रहा था। घर लौटते वक्त हमने बहुत शराब पी रखी थी। यार पवन, ये रास्ते के गड्ढे बहुत तकलीफ दे रहे हैं। मुझे भी इन गड्ढों की वजह से उल्टी आ रही है यार। थोड़ा धीमे चलाओ। नहीं, मेरे पास उससे भी अच्छा आइडिया है। क्या? दिखाता हूँ। मदन ने गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दी और तेजी से भागने लगा। अब कोई गड्ढा हमारी स्पीड कम नहीं कर सकता। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी, तभी 4-5 स्पीड ब्रेकर अचानक नीचे आ गए और इस झटके से हमारी गाड़ी बंद पड़ गई। हमने नीचे उतर कर देखा तो हम बुरी तरह से डर गए, क्योंकि हमारी गाड़ी के नीचे स्पीड ब्रेकर नहीं, फुटपाथ पर सोए हुए 5 गरीब लोग आ गए थे। उनके शरीर खून में लथपथ थे। अब हम क्या करेंगे मदन? हमसे खून हो गए। मुझे बहुत डर लग रहा है मदन। चुप कर, चिल्ला मत। अब पूरी दारू उतर गई, आसपास कोई नहीं है। हम एक काम करते हैं, इन सभी लाशों को उठाकर नीचे नाली में फेंक देते हैं। वैसे भी इन भिखारियों का कोई नहीं होता, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसके बाद हमने सारी लाशों को नीचे नाली में फेंक दिया और गाड़ी लेकर वहां से भाग गए। पवन का बयान सुनने के बाद अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। पुलिस जब उन्हें थाने ले गई तब वकील भी वहां था। मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। पुलिस ने उन तीनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया। आखिर कौन हो तुम? क्यों किया तुमने हमारे साथ ऐसा? क्योंकि तुम मेरे भी गुनहगार हो। वकील की बदली हुई आवाज सुनकर दोनों घबरा गए। मैं एक LLB ग्रेजुएट था, पर मेरे पास नौकरी नहीं थी। उस रात मेरे पास सोने के लिए भी जगह नहीं थी, इसलिए उस फुटपाथ पर भूखा पेट सोने की कोशिश कर रहा था। तुम लोगों ने वहां भी चैन से सोने नहीं दिया। मैंने खुद को और उन गरीबों को इंसाफ दिलाया है। अब मेरा काम पूरा हुआ। वकील का शरीर फिर से लकड़ी की तरह जड़ गया और वहां से गायब हो गया। मदन और पवन ये सब देखकर थर थर कांपने लगे। जैसे